रूढ़िवादी होता है, अपने अंदर वो कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता। जो सनातनी सोच है वो धर्म के आधार पर मान्यता प्राप्त हो। एक कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो न्यायपालिका पर कब्जा करके बैठे हुए, और पूरा का पूरा तंत्र जब ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया, उस तंत्र का इस्तेमाल करके उन्होंने कब्जा बना लिया। परिवर्तन विरोधी रहता है, रूढ़िवादी होता है, अपने अंदर वो कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता, और अगर उसने परिवर्तन करने की भी कोशिश की तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। और जब भी कोई परिवर्तन की बात चलती है तो उस परिवर्तन की बात को नया परिवर्तन और पुराना जो सनातनी रूढ़िवादी जो सोच है उसमें हमेशा टकराव होते रहता है। हमने देखा कि संविधान में जितने भी अधिकार हमारे लोगों को दिए हैं वो जब तक संविधान में है तब तक उसका कोई विरोध नहीं होता। विरोध कब होता है? कागज पर लिखे हैं उसका कोई विरोध नहीं है, रहने दो, बढ़िया से बढ़िया कागज पर आपके अधिकार, हम सारे अधिकार आपके मानते। कब है? जब वो कागज तक सीमित। उन अधिकारों का विरोध कब होता है? जब आप उन अधिकारों को अमल करने की कोशिश करते हो। जैसे ही संविधान में लिखे हुए अधिकारों को आप लागू करने की बात करते हो, एट्रोसिटी होती। वो केवल फिजिकल एट्रोसिटी नहीं होती, सारे तरह के एट्रोसिटीज का मामला हमारे सामने। बाबा साहब ये कहते हैं कि जब नई विचारधारा, नया परिवर्तन का सोच और रूढ़िवादी सोच जब इकट्ठा चलती है तो उनमें टकराव की परिस्थिति होती है, और रूढ़िवादी जो सोच होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। ऐसी स्थिति में नया परिवर्तन का जो काम आप कर रहे हो उसके हारने की, उसके कमजोर होने की संभावना होती है। तब उस स्थिति में उस परिवर्तन का जो एजेंडा है या जो परिवर्तन आप करना चाहते हो उसको विधायिका और न्यायपालिका का समर्थन होना जरूरी है। नया परिवर्तन समाज में तभी स्थापित होगा जब उसको विधायिका और कानून के द्वारा स्थापित किया जाए। खास तौर पर उस समाज में यह कानून और विधायिका के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है जहां समाज के अंदर जो कुरीतियां है, जो सनातनी सोच है वो धर्म के आधार पर मान्यता प्राप्त हो। जब उन बुराइयों को, जिन उन कुरीतियों को, जो समाज के अंदर जो सारा अनैतिकता है, अत्याचार है, उसको अगर धर्म की मान्यता हो तो उस धर्म की मान्यता वाली परंपरा को अगर आपको उखाड़ना है और वहां अगर आपको नई परिवर्तनवादी व्यवस्था लागू करनी है तो ये काम बगैर विधायिका और बगैर न्यायपालिका का संभव नहीं। ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की बाबा सब लगाते हैं कि ये जो परिवर्तन समाज के अंदर करना है, संविधान ने जो बात कही है, एक राजनीतिक लोकतंत्र से भी ज्यादा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जो बात है उसको स्थापित करने की जो बात कही गई है, इसको लागू करने के लिए ये जो जिम्मेदारी है यहां, मगर उस बात को लेकर कोई गंभीरता से प्रयास होते हुए दिखाई नहीं। वही वो पुराना कानून, वही मानसिकता रखकर ये सारी चीजें की जा रही। इसका कारण क्या है? हम वो सारा कारण जो है, जैसे जज साहब ने कहा कि एक कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो न्यायपालिका पर कब्जा करके बैठे हुए। ये कब्जा, एकाधिकार किसके आधार पर संभव हुआ? और पूरा का पूरा तंत्र जब ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया, उस तंत्र का इस्तेमाल करके उन्होंने कब्जा बना लिया। जिस न्यायपालिका को ये जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए था, आज वो समाज के हित में खड़ी नहीं होती। नीट के मामले में हमने देखा हजारों स्टूडेंट का भविष्य जो है दांव पर लगा दिया गया। आरक्षण के ऐसे बहुत सारे मामले रहे कि जिसमें लाखों लोगों का फैसला जो है जजेस की मेहरबानी पर चलता रहा। जब से देश में एलपीजी की नीति लागू कर दी गई, आरक्षण खत्म कर दिया गया, उस आरक्षण को खत्म करने में जितना रोल शासक जाति के लोगों ने सत्ता में रहकर निभाया, उसके विरोध में जो जनद्रोह निर्माण होने की जो संभावना थी कि जब लोगों के अधिकारों का हनन किया जाएगा तो उन अधिकारों के बचाव में, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोग सड़क पर उतरेंगे। जब वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे तो उस जनद्रोह को रोकने के लिए उनको सड़क पर उतरने से पहले ही एक व्यवस्था की गई। जो अनपॉपुलर फैसले, जो जनविरोधी फैसले है, वो सरकार सीधे तौर पर नहीं ले सकती थी, वो फैसले उन्होंने न्यायपालिका के द्वारा लेने का काम किया। और न्यायपालिका का डर दिखाकर लोगों को
रोकने का काम वो करते रहे, मगर उनको ये पता नहीं है कि जो जनता है ये लोकतंत्र में सर्वोच्च अधिकार रखने वाली होती है, और उस जनता को ये बात पता है, इस देश के मूल निवासियों को ये पता है कि हमें जितने भी अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे अधिकार संघर्ष के बदौलती मिले हैं। वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष की भी बात होती है। इस देश में जब भी जनता ने सड़क पर उतर कर आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी विधायिका को बदलना पड़ा। अगर सरकारें न्यायपालिका का सहारा लेकर ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो करने का काम वो करते रहे। लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लेने का काम वो करते रहे। मैं ऐसे मानता हूं कि साथियों, आज इस देश के अंदर जो लोकतंत्र के लिए जो संकट खड़ा हुआ है, संकट अनेक कारणों से खड़ा बना हुआ है। चुनाव को लेकर या जिस तरीके का राजनीतिक माहौल देश में खड़ा किया गया है वो बहुत हद तक, मतलब इस हद तक गया है कि आज देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, दुनिया भर की एजेंसियां भारत के लोकतंत्र को देख रही है और वो ये कह रही कि भारत अब जो है एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। एक चुनावी तानाशाही भारत में निर्माण की गई है और इस चुनावी तानाशाही को स्थापित करने के लिए ये जो निरंकुशता चुनाव के द्वारा भारत में जो थोपी जा रही है, इसको स्थापित करने के लिए, इसको थोपने के लिए न्यायपालिका का भी एक बड़ा रोल रहा हुआ है। इसको ध्यान में रखकर साथियों हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम इस देश के अंदर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते तो उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष की जरूरत है, और इस संघर्ष के लिए साथियों हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। अब लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए अधिवक्ताओं की भी जरूरत है। गुलाम भारत में या जो भारत आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों देश के लॉ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट के लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल। जब भी इस समाज का नेतृत्व पहले दर्जे के अधिवक्ताओं ने किया है, ये समाज शासक बना हुआ है, ना केवल अधिकार लेने लायक बना, वो शासक बनने की स्थिति में रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम भी अपने समाज को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार करना चाहते, तो समाज का जो पहले दर्जे का ब्रेन जो है उन अधिवक्ताओं को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पहल करनी होगी। पहल करने के लिए साथियों ये कार्यक्रम बनाया गया है। ये जो आज यहाँ पर पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लिया गया, ये साल भर चलेगा और साल भर हम पूरे देश भर के अधिवक्ताओं को इस मिशन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इस लड़ाई को, जो सामाजिक परिवर्तन का, जो सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको पूरा करने के लिए अधिवक्ताओं को साथ में लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप ऐसा करोगे और इसके लिए आप अपना समय, बुद्धि, साधन लगाओगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।